हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस नए वीडियो में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि मैंने अपने टारगेट सेट वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग पढ़ाई का एक चरण लेके आएंगे और उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैंने ये भी बताया कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं PCS स्तर के या फिर जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आधुनिक भारत के इतिहास से। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत के जो प्रमुख चैप्टर हैं उनको डील करेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसी सिलसिले में इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ और बेसिक चीज़ें बता दूं कि आधुनिक भारत के वीडियो आते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वीडियो है वो भी आते रहेंगे। मैं इसी सप्ताह से आपको बिहार स्पेशल जो वीडियो बनाने वाले हैं वो शुरू करने वाला हूँ और करेंट स्पेशल आपके वीडियोज़ आने वाले हैं। तो जो आपके डिमांड से धीरे धीरे जरूर फुलफिल होंगे। तब तक आप रिलैक्स रहें, हड़बड़ाए नहीं, बेचैन होकर ना पढ़े, अपनी तैयारी को एक स्मूथ वे में लेके चले और मेरा सहयोग 100% आपके साथ रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हुए देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर हम लोग उसके कुछ डेट्स हैं उनको याद करेंगे और फिर उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थितियाँ क्या थी। भारत की स्थिति को देखेंगे और उसी समय यूरोप की स्थिति को देखेंगे और तब समझ पाएंगे कि ये यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आते हैं। तो भारत में दौर चल रहा था मध्यकालीन भारत का और यूरोप में वो दौर चल रहा था आधुनिक यूरोप का। जब भारत में मध्यकालीन यूरोप में खास करके मुगल वंश का शासन था, उसी मुगल वंश के शासन के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। ऐसे में यहाँ पे भौगोलिक खोज की शुरुआत होने वाली थी और भारत में मुगल वंश के टाइम में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था जो है विकसित हो चुकी थी। तो इसी कंडीशन में यहाँ से लोग व्यापार करने यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार पहले यूरोप से नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के प्राचीन भारत इतिहास काल से लेकर के भारत का व्यापार स्थलीय मार्गों के माध्यम से यूरोप के साथ होता रहा। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर ये स्थलीय मार्ग जो व्यापार का है वह अवरुद्ध हो जाता है और फिर एक दौर शुरू होता है कंपनियों के आगमन का। इसके पीछे एक बेसिक इतिहास है, उसको जानते हैं। घटना है 1453 ईस्वी का। यूरोप का पूर्वी भाग, वहाँ पे एक जगह है कस्तुनतुनिया पर तुर्की के क्षेत्र में अरबों का आक्रमण होता है और उस पर अधिकार जमा लिया जाता है और उस अधिकार के बाद इस कस्तुनतुनिया क्षेत्र से यूरोप का भारत में व्यापार बंद सा हो जाता है। इस प्रकार से भारत के और यूरोप के जो संबंध टूट जाते हैं व्यापारिक, उसी संबंध को पुनः जोड़ने के लिए यूरोप में शुरू किया जाता है भौगोलिक खोज को। और भौगोलिक खोज के क्रम में क्या किया जाता है कि समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा स्पेन और पुर्तगाल देश की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा रहती है और इसी दिलचस्पी का नतीजा ये निकलता है कि आप पढ़े होंगे कि 1492 में कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए। अब चूंकि दुनिया गोल है, एक शॉर्ट मैप में हम लोग देखेंगे, इस तरह से करके अगर देख लें तो ये यूरोप हो गया, यहाँ पे हम लोग एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ से यूरोप के क्षेत्र से जब भौगोलिक खोज के लिए भारत यहाँ खोजने आने के लिए इधर से निकलते हैं। इधर से निकलने के क्रम में क्या करते हैं, वो जाकर के अमेरिका को खोज लेते हैं। लेकिन जब ये वास्को डी गामा जो निकलते हैं वो भारत की खोज के लिए यहाँ से आते हैं और इस तरह से पहुँचते हैं भारत में, तो वो भारत की खोज करते हैं। तो यहाँ से दो खोज याद रखना है कि कोलंबस द्वारा भारत के खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली गई और फिर जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था वो 1498 में निकलता है भारत की खोज के लिए और 1498 में उसने भारत की खोज कर ली। तो ये खोज से संबंधित दो प्रश्न। यहाँ एक डेट याद रखिएगा, 1453 वह घटना है विश्व इतिहास की जो पूरे सिनारियो को बदल देता है। यह स्थलीय मार्ग अवरुद्ध नहीं होता तो शायद उस तरह की व्यापारिक क्रांति या भौगोलिक खोज की क्रांति नहीं देखने को मिलती। तो इस प्रकार से यूरोप से बारी बारी से करके भारत में कई देश पहुंचते हैं और इन्हीं देशों के पहुंचने के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए दोस्तों इसी को शुरू करते हैं। ये हमने कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़े, इसी बेसिक पार्ट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को और डील करेंगे।
सबसे पहले यहाँ आते हैं कि कंपनियों के आगमन का क्रम। भारत में कई कंपनियां आई जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्पेनिश, डेनिश, फ्रांसीसी, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो 4 देशों से आते हैं। एक आता है पुर्तगाल से, दूसरा डच अर्थात हॉलैंड को डच के नाम से जाना जाता था, तीसरा ब्रिटेन से और चौथा आता है फ्रांस से। तो सबसे पहले एक क्रम याद होना चाहिए कि किन क्रम में इन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, जिनका आगमन हुआ था 1498 में। और आपको पता है कि कौन आए थे? तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आए थे और उन्होंने कालीकट बंदरगाह, याद होगा दोस्तों, कालीकट बंदरगाह जो केरला में पड़ता है, और वहाँ के राजा थे जमोरियन, उन्होंने भव्य स्वागत भी किया था उनका। तो वही जो बंदरगाह पे पहुँचते हैं तो पहला आगमन किसका हुआ? पुर्तगालियों का। दूसरा आगमन होता है डच का। ये 1595 में निकलते हैं वहाँ से, यूरोप से खोज के लिए, स्पेशली यूरोपीय क्षेत्र से आते हैं भारतीय क्षेत्र की ओर। और केवल भारत में नहीं, भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र आदि में इनकी खोज शुरू हो जाती है। पहले ये इंडोनेशियन क्षेत्र में जाते हैं और फिर आते हैं भारत में। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो बहुत फंसाता है कि कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि डच पहले आए कि अंग्रेज पहले आए। तो आपको ये याद रखना है कि अगले वाले में जब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना भले ही अंग्रेजों की पहली होती है, लेकिन आने वाले क्रम में पहले डच आते हैं फिर आते हैं अंग्रेज। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंपनियों के आगमन का क्रम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं जो 1595 में आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज जो 1600 में आते हैं, और फिर आते हैं फ्रेंच जो 1664 में आते हैं। तो आसानी से एक क्रम याद हो गया होगा आपको, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांस। तो चारों के एज भी याद अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं। 1498 में पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर 1595 में जो है वो डच आते हैं, 1600 में जो है ब्रिटेन आते हैं, और 1664 में जो है वो आते हैं फ्रांसीसी। ये था उनके भारत में आने का क्रम। अब आते हैं दूसरी ओर, देखते हैं कंपनी की स्थापना का क्रम। अब क्या होता है कि भारत के साथ व्यापार करने की मंशा बहुत ज़्यादा थी यूरोपियों को, बहुत अधिक लाभ के दृष्टि से भारत के साथ व्यापार उनका स्वाभाविक था। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने कंपनियां बनाई और उन्हें नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल से भारत के लिए व्यापार करेंगे, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1498 में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो ये 2 चार्ट आपको याद रखने हैं, जिन चार्ट से आने वाले का क्रम और फिर स्थापना का क्रम जुड़ा हुआ है। तो स्थापना के क्रम में जहाँ यहाँ पे एक अंतर दिखता है कि डच ऊपर थे तो वो नीचे आ जाते हैं, अंग्रेज जो नीचे थे वो ऊपर चले जाते हैं। अब आते हैं यहाँ से एक बॉक्स इधर मैंने बनाया है साइड में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किन कंपनियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना की है। तो भारत में आने के साथ ही उनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए वे एक ऐसा स्थल चाहते थे जहाँ से वे अपने व्यापारिक कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित कर सके, और उसी को कहा जाता है कोठी। तो व्यापारिक कोठी स्थापना के क्रम में उन्होंने अलग अलग केंद्रों का चयन किया। सबसे पहले आते हैं पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया। तो देखिए कुछ कॉमन सेंस यूज करना है, भारत के मैप पे चलना है। चूंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे तो जो भी व्यापारिक कोठी स्थापित होंगे वो समुद्री मार्ग के किनारे होंगे, पहला ये दिमाग में रखना है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व स्टार्टिंग में बढ़ा वहीं स्थापित करेंगे। तो चूंकि केरला में आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली, तो पुर्तगाली अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो कोची या कोचीन में स्थापित करते हैं। डेट याद रखेंगे 1503। अब कहिएगा कितना डेट याद करवाते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना है दोस्तों। यहाँ देखिए 1498 में वो आते हैं, उनका याद कर लेना है कि कितने साल बाद, तो 5 साल बाद उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। फिर आते हैं 1600 में ब्रिटेन, वो 8 साल बाद स्थापित करते हैं। और कहाँ स्थापित करते हैं, तो गुजरात के सूरत में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन फंसता है
कई बुक आपको लिख के देंगे कि उन्होंने पहले जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में फंसते हैं, हम लोग भी कभी कभी फंसा करते थे कि क्या ये सूरत होगा या मसूलीपट्टनम होगा। तो क्या है इसका कहानी। हुआ ये था कि जब ब्रिटेन से जो अधिकारी आए वो पहले गए जहांगीर की दरबार में, जो जहांगीर उस समय व्यापारिक फैक्ट्रियों के संबंध में अनुमोदन दे रहे थे। तो सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बनाने का जो अनुमोदन है वो 1608 में दे दिया गया। यहाँ पर फैक्ट्री बनने की काम शुरू हो गई, लेकिन इस बात से कुछ ऐसे मैटर उठे जहां पर जहांगीर जो है गुस्सा हो जाते हैं और यह फैक्ट्री बनाने का जो कार्य है उसको रोक दिया जाता है। इस बीच में अंग्रेज मसूलीपट्टनम में जाकर 1611 में फैक्ट्री बना लेते हैं। फिर यहाँ फैक्ट्री बनने के बाद यह जो फैक्ट्री बन रहा था वो 1613 में पूरा होता है। तो यही कहानी है कि 1611 और 1608 के बीच की पहली फैक्ट्री बनाने की जो शुरुआत है वो सूरत में हुई थी, लेकिन जो पूरा हुआ पहले वो हुआ 1611 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1613 में आकर के फिर से सूरत की जो फैक्ट्री थी उसे पूर्ण रूप से बना लिया गया। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रारंभ बनाने का कहाँ हुआ, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि सूरत में। और कब, तो 1608 में। 1600 में आए और 1608 में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे, सूरत में। अब आते हैं डच के संबंध में। तो डच जो थे, जिसे हॉलैंड, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, वह जो है वो आकर के मसूलीपट्टनम में ही पहला फैक्ट्री बनाते हैं। तो याद रखेंगे 1602 जो आते हैं वो 1605 में 3 वर्ष बाद मसूलीपट्टनम में जा करके जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। और फ्रेंच का वही याद करना है जो ब्रिटेन का था। तो एज सिंपल सूरत में, और आते हैं 1664 में, 4 साल बाद बनाते हैं सूरत में। तो चलिए याद करते हैं इसको बहुत ही इजी तरीके से, एक क्रम सेट करेंगे। पहला है पुर्तगाल, उसको ले जाना है कहाँ, कोचीन। दूसरा है ब्रिटेन, उसको देना है सूरत। तीसरा है डच, उसको देना है मसूलीपट्टनम। और फिर है चौथा फ्रेंच, फिर उसको देना है सूरत। तो 4 व्यापारिक कंपनियां, 4 व्यापारिक स्थल और 4 कंपनियों के आगमन का क्रम, ये पूरा का पूरा एक होल पैकेज है जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको ये एक ऐसा डाटाबेस तैयार होना चाहिए कंप्यूटराइज आपके दिमाग में कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी आंखें बड़ी हो जाने की चाहिए कि 1 नंबर तो मुझे मिल गया दोस्तों। तो बस यही खुशी व्यक्त करना है इसको पढ़ने के बाद। अब आते हैं अगले समझ की ओर कि क्या हुआ, ये व्यापारिक कंपनियां कैसे आई, क्या हुआ। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी के संबंध में जो भारत में आते हैं। कुछ बेसिक जानकारी तो हम लोगों ने देख ही ली कि अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत के क्षेत्र में यूरोप से आए थे पुर्तगाली। और जब ये आते हैं तो इसी मार्ग को नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इस केप ऑफ गुड होप मार्ग से ही वास्को डी गामा भारत के लिए आए थे और कालीकट बंदरगाह पर आकर के उन्होंने अपने भारत में आने का संदेश दिया। और वहाँ के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम था जमोरियन, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में यहाँ से वे मसाले, कपड़े, ये सब ले करके वापस जाते हैं पुनः पुर्तगाल में। पुर्तगाल में ले जाकर के जब वो बेचते हैं तो कहा जाता है कि बेचने के बाद सारे खर्चे अगर निकाल दिए जाए तो खर्च निकालने के बाद भी उनका जो मुनाफा था वो 60 गुना था। तो ये जो मुनाफा दिखा ये काफ़ी रोचक रहा। नतीजा ये हुआ कि 1500 ईस्वी में वहाँ पुर्तगाल से एक और समूह आया जो पेड्रो अल्बरेज के नेतृत्व में आया। तो पहला जो 1498 में आता है वो वास्को डी गामा आते हैं और 1500 में आते हैं पेड्रो अल्बरेज। ये भी पुर्तगाल के ही हैं। ये भी आते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं और वहाँ से ढेर सारे वस्तु को लेके जाते हैं। पुनः 1502 में फिर से आ जाते हैं वास्को
और इस प्रकार से पुनः जो है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं और यहाँ पे व्यापार संचालित करते हैं। ये जो लाभ कमा करके दिखाया हमारे वास्को डी गामा ने और पेड्रो अल्बरेज ने, ये चीज़ें क्या तय करती हैं? ये तय करती हैं पुर्तगाल का इतिहास। पुर्तगाल के सरकार द्वारा वहाँ के जो राजशाही व्यवस्था थी, उस राजशाही व्यवस्था ने क्या किया कि कंपनी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से वायसराय नियुक्त करके भेजना शुरू कर दिया। और उन्हीं वायसराय के नेतृत्व में आप देखते हैं कि पहली कोचीन फैक्ट्री स्थापित हो रही है, फिर अन्य फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही है। अलग अलग क्षेत्र जैसे पढ़े होंगे आपकी, पुर्तगालियों का कब्जा गोवा, दमनदीप आदि क्षेत्र में था, तो वो बढ़ने लगता है। इससे पहले मैं एक और चीज़ पुर्तगाल के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि वहाँ के एक राजा थे प्रिंस हेनरी, नाम याद रखेंगे दोस्तों, प्रिंस हेनरी। इन्हें द नेविगेटर नाम दिया जाता था क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो है, इन्हीं के कहने पे बड़ी संख्या में जो है वह जो है विश्व अभियान चलाया गया ताकि नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जा सके। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में ही वैश्विक खोजों को बढ़ावा दिया गया और उन्हीं खोजों का देन था कि भारत को भी खोजा गया। पहली बात तो एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि कई बार हम लोग भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा में। तो पहली बात तो ये भी होती है कि खोजा उसे जाता है जो गुम हो गया हो, तो भारत कोई गुम हुआ चीज़ नहीं था और ये खोज ऐसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं। वास्तव में ये है कि भारत का इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत रोमन सभ्यता से परिचित रहे हैं। ऐसे में ये भारत की खोज जो है वो कहना गलत होता है, लेकिन चूंकि ये समुद्री मार्ग से यहाँ तक आए थे, अफ्रीका के पार करके केप ऑफ गुड होप के मार्ग से, इसीलिए ये वर्ड यूज कर लिया जाता है कि खोज की गई थी। तो चलिए दोस्तों, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ये सब शुरू हुआ। अब हम लोग आएंगे उस पोर्शन पे जहां पुर्तगाल के 2-3 वायसराय आए जिनके नेतृत्व में भारत में कुछ कार्य किए गए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पुर्तगाल पे आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल में आए फ्रांसो द अल्मीडा, इसको अल्मेडा भी कहा जाता है। ये 1505 में आते हैं और 1509 तक भारत में रुकते हैं। अल्मीडा जो थे वो एक पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में आए और अल्मीडा के ही नेतृत्व में भारत में जो है वो पुर्तगाली कंपनियों का विकास प्रारंभ होता है। इन्हें भारत में प्रथम वायसराय या गवर्नर कहा जाता है। किसका? पुर्तगाल का। और इसने एक बहुत ही अलग तरह की नीति चलाई थी भारत में पहली बार, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब कहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो वास्तव में पुर्तगालियों का एक सपना था या एक अभियान था कि जो हिंद महासागर का महासागरीय क्षेत्र है उस पर पूरी तरह से उनके जहाजी बेड़ों का कब्जा हो जाए और उस क्षेत्र से होने वाला व्यापार पूर्णतः उसके नियंत्रण में हो जाए। इसी पॉलिसी को नाम दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आप याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के पहले जो है वो वायसराय या गवर्नर कौन थे? तो अल्मीडा थे। और उनके नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था और भारत में टिकने पर जोर दिया गया। हिंद महासागर पर पूरी तरह से पुर्तगालियों का एक वर्चस्व सा बनने लगा। इस वर्चस्व को काफी बाद में तोड़ता है डच और ब्रिटेन जैसे देश। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे जो गवर्नर आते हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में आते हैं और 1515 तक भारत में रुकते हैं। अल्बुकर्क से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्बुकर्क ने भारत में आकर के भारत के क्षेत्रों को जीता। जैसे गोवा को पहली बार किसके नेतृत्व में जीता गया था? तो अल्बुकर्क के नेतृत्व में जीता गया था। तो ये इसके लंबे चौड़े पूरे नाम है, आप टाइटल याद रखें ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स आसानी से सॉल्व हो सके। ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है, बस उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अल्मीडा से बस 2 पॉइंट याद रखना है, प्रथम वायसराय और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। अल्बुकर्क से 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तव में भारत में आकर के पुर्तगालियों की स्थापना को श्रेय दिया जाए कि किसने
अच्छे ढंग से पुर्तगालियों की स्थिति को सुधार दिया तो वो थे अल्बुकर्क। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक की श्रेणी दी जा सकती है। अगर सीधे संस्थापक पूछे तो अल्मीडा भी होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे। उन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। कोचीन, वही कोचीन जहां पर पहली फैक्ट्री बनाई गई थी पुर्तगालियों द्वारा। तो कोचीन को उन्होंने राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के बाद उसने कुछ अभियान चलाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है 1510 का बीजापुर का अभियान, जहां बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, और इस आदिल शाह से उन्होंने जीता था गोवा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा जमाया था। कब्जा किससे छीन करके जमाया था? आदिल शाह से। किसके नेतृत्व में? अल्बुकर्क के नेतृत्व में। और यहाँ से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, इस गोवा पर अधिकार छोड़ते हैं भारत के आज़ादी के बाद 1961 में। तो भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय पुर्तगाली 1510 में गोवा पे अधिकार करता है। वो आज़ाद कब होता है? 1961 में जाकर के। अल्बुकर्क ने भी भारत में अपने पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसने एक अलग तरह की पॉलिसी चलाई। जहां इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, यहां इसने एक विवाह नीति चलाई। पुर्तगालियों की बस्ती बसाई गई और पुर्तगालियों का विवाह भारतीय महिलाओं से कराने का प्रयास किया गया। इससे क्या होता था कि वो भारतीय उन्हें अपना समझने लगते थे और एक नया कल्चर, जो पुर्तगाली कल्चर, भारत में मिक्स होकर के अपने स्थिति को और मजबूत बना सके। इस पुर्तगाली अभियान के दौरान एक वर्ड यूज किया जाता है 3G। अब ये मोबाइल सिम वाला 3G नहीं है, ये 3G है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। ये गोल्ड और ग्लोरी में क्या है दोस्तों कि इनका अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? गॉड से मतलब है वो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना चाहते थे। गोल्ड आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे और ग्लोरी पूरे यूरोप में यह एक ऐसा समय था कि एक दूसरे में प्रतिष्ठा अर्जित करने की होड़ मची थी। जहां ब्रिटेन चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़े, वहीं पुर्तगाल चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़े। तो पूरा एक गोल्ड और ग्लोरी का जो है ये पूरा 3G पैकेज था, जिसके लिए ये लोग आए थे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे अल्बुकर्क जो थे उन्होंने क्या चलाया था? तो विवाह नीति चलाया था। अब आते हैं तीसरे वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में, जहां से एक दो क्वेश्चन अन्य भी आ सकते हैं। तीसरे वायसराय थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो थे वो तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में काम करने लगे। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। और इनके समय एक दो घटनाएं हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। उन्होंने क्या किया? जो गोवा अल्बुकर्क ने जीत के पुर्तगालियों को सौंपा था, उसी गोवा को उन्होंने कार्यालय क्षेत्र और राजधानी क्षेत्र बनाया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको क्लोज हैं। एक पूछेगा कि गोवा को किसने पुर्तगालियों के कब्जे में लाया? तो कब्जे में लाने का श्रेय होता है अल्बुकर्क को, जिसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। और दूसरा आएगा कि गोवा को राजधानी के रूप में किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा वे थे जिन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में, पुर्तगालियों के राजधानी के रूप में विकसित किया और वो 1961 तक उनका मूल केंद्र भारत में बना रह गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इन्हीं के समय 1535 और 1559 दो याद रखेंगे। 35 में दीव और 59 में दमन, ये दोनों को भी जीत करके पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया गया। और आप जानते ही होंगे कि गोवा के साथ दमन दीव भी 1961 तक पुर्तगाल का हिस्सा रहे। तो ये था पुर्तगालियों का राजनीतिक क्रम। लेकिन जैसे ही डच, फ्रांसीसी, ब्रिटेन आदि आ जाते हैं भारत में, पुर्तगालियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। तो यहाँ पर ये था उनका राजनीतिक इतिहास, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक दो और उनके
उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। जैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की शुरुआत पुर्तगालियों के माध्यम से हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे फल और अनाज थे जो स्पेशली पुर्तगाली भारत में लेके आए और उन्हीं के कल्चर को देखते हुए भारत में उसका खेती शुरू होता है। जैसे अनानास की खेती, गन्ना की खेती, पपीते की खेती, ये ऐसे फ्रूट्स थे जो पहले भारत उनसे परिचित नहीं था अच्छे से, और वहाँ से आने के बाद अच्छे से परिचित होते हैं और उनकी खेती होने लगती है। तो पुर्तगालियों का भारत में आना इन संदर्भों में विशेष हो जाता है और यहाँ से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन्हें आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ लें। जैसे ही ये चैप्टर का दूसरा पार्ट भी आएगा और इसके खत्म होगा तो मैं एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी डालूंगा जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव हम लोग होल कवर करेंगे। अब आते हैं हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि पहले जो पुर्तगाली आए उनके विषय में पढ़ा, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं डच के संबंध में। डच जिसे हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस डचों ने भी भारत पर भारतीय क्षेत्र में आने का एक सिलसिला शुरू किया। आपको पढ़ना होगा 1595-96 में भारत की ओर वे आते हैं और उनके नेतृत्वकर्ता थे कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों ने भारत की ओर अर्थात पूर्वी एशिया अर्थात यहाँ यूरोप से पूर्वी एशिया की ओर ये जो अभियान लेकर के आते हैं। सबसे पहले डच जाते हैं इंडोनेशिया क्षेत्र में और इस इंडोनेशियन क्षेत्र में जाकर के मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। चूँकि क्या था कि जो बर्फीले क्षेत्र हैं यूरोप, और बर्फीले क्षेत्रों में जब जाड़े के दिनों में भोजन की किल्लत होती थी तो यहाँ से जो पेपर सॉल्ट जाता था, काली मिर्च जाती थी, मसाले जाते थे, वो चिकन और मटन पर लगा करके खाए जाते थे। तो जाड़े के दिनों में यहाँ बहुत डिमांड होती थी स्पेशली मसालों की। तो जब डच आए तो डच पहले गए इंडोनेशियन क्षेत्र में, फिर वहाँ से इंडोनेशियन क्षेत्र के साथ साथ वे भारत में आते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों से पहले कौन आते हैं, डच आते हैं। भारत में आकर के उन्होंने शुरू किया वस्त्र का व्यापार। कहा जाता है कि जहां एक तरफ पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को पहचान दी जाकर के यूरोप में, वहीं डचों ने भारतीय कपड़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी मसालों की तुलना में। इसका कारण ये था कि वे मसाले काफ़ी हद तक इंडोनेशियन क्षेत्र से भी प्राप्त करते थे। उन्होंने भारत के सूती वस्त्र और अन्य वस्त्रों को अर्थात कपड़े के व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता दी और यहाँ से कपड़े ले जाकर के यूरोपीय बाजार में बेचना शुरू किया। ढेर सारे मुनाफे प्राप्त हुए और यही मुनाफों का देन था कि भारतीय शासकों ने भी प्रारंभिक दौर में जितने भी यूरोपियन कंपनी आए उनको सपोर्ट किया, उन्हें कंपनी बनाने की इजाज़त दी, यहाँ तक कि उनके कंपनियों को भी सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद में यह महसूस होने लगता है भारतीय शासकों को कि वास्तव में जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, तब होता है शुरू संघर्ष का दौर। और तब पढ़ने को मिलेगा 1757 की क्रांति, जिसमें प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। तो वो वीडियोस हम लोग आगे लेके आएंगे। तो डच के टाइम में कपड़े के व्यापार को अधिक प्रधानता मिली। डच के संबंध में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है, एक घटना होती है जिससे क्वेश्चन आता है, वो है 1759 की घटना। 1759 की घटना जानी जाती है वेदरा का युद्ध। इसको कहीं वेडरा का युद्ध भी लिखा जाता है, कहीं वेदरा का युद्ध लिखा जाता है। ये बंगाल क्षेत्र में एक जगह था जहाँ पर डचों और ब्रिटेन के बीच में एक संघर्ष हुआ जिसमें डचों की पराजय हो गई और यह साबित हो गया कि डच भारत में लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं और लगभग भारत से उनका बोरिया बिस्तर समाप्त कर दिया गया। और फिर अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1760 में कैसे वांडीवास का होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है डच के संबंध में कि वेदरा का युद्ध जो बंगाल में हुआ उसमें क्या हुआ, डचों का पूर्णतः पराजय हो गया और अंग्रेजों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो हमने आज 2 चैप्टर पढ़े, पुर्तगाल से संबंधित, डच से संबंधित, और यह इतिहास के
से प्रारंभ के बेसिक से संबंधित। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के संबंध में और फ्रेंच के संबंध में कि कैसे इन दोनों के बीच एक संघर्ष का दौर चलता है और कैसे भारत में ये आकर के अस्थायी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये जो आधुनिक भारत का एक इतिहास का बेसिक चैप्टर था ये समझ में आया होगा। जो मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि कैसे पढ़ना है, किन बुक्स को पढ़ना है, उनको पढ़ना जारी रखिए और उम्मीद करते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कवर कर लेंगे और आपको अधिकारी बनने का अवसर जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। लास्ट में मैं एक बार और बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों ने 3 लाख बड़ा परिवार बना लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारा परिवार और बढ़ता रहे और हम लोग लाखों लाख होकर के एक एडुटेरिया फैमिली पूरे इंडिया में नाम करके दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।